सभी कर्मयोगियों का कर्मयोग क्लासेस में स्वागत एवं नमस्कार। आज फिर से हम जो अपने प्रीवियस ईयर की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ये सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 8 जनवरी 2022 को संपन्न हुए थे। ये सेट नंबर 7 है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग फिर से देखेंगे। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट लतीफ़ी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विकासात्मक परिवर्तन डैश। तो ऑप्शन नंबर ए सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। इसकी व्याख्या देखेंगे फटाक से। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण के कारक बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते हैं, वरन इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। बालक वातावरण और जो जन्म से अपने अंदर कुछ बौद्धिक क्षमताएं लेकर आता है उनसे प्रभावित होकर के उसमें विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी दूसरा नंबर, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ये नंबर देखेंगे। ऑप्शन ए भागना कामा चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर बी निचोड़ना यानी कामा चलने। ऑप्शन नंबर सी पकड़ना कामा चढ़ने में। ऑप्शन नंबर डी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना कामा ताली बजाने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। भागना जो है ग्रास मोटर है जबकि चित्र बनाना एक फाइन मोटर स्किल है। इसका व्याख्या देखेंगे। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त होते हुए कार्य करने पर बल दिया गया है। स्थूल की जानकारी इंद्रिय जनित अनुभवों से होती है जबकि सूक्ष्म बातों की जानकारी व्यक्ति को स्थूल बातों के विश्लेषण के फलस्वरूप होती है। स्थूल से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने पर विद्यार्थियों को जो प्रारंभिक अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वे बाद में सूक्ष्म रूप से विचार करने में समर्थ हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। ऑप्शन नंबर ए एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। एक बच्ची जब मध्य बाल्यावस्था में होगी तो वो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। इस अवस्था में बालक के अंदर विचारों की विलोमिता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। बालक समस्याओं के समाधान पर तार्किक चिंतन करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।
ये अभिकथन का क्वेश्चन है। अभिकथन ए में क्या कहा गया, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। इसका कारण यानी रीजन दिया गया है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है, ना कि द्वितीयक इकाई, इसलिए आर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सहसावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ठीक प्रकार से तर्क करने योग्य हो जाता है तथा बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण पाए जाते हैं। इसमें बालक के अंदर तर्क चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीधा सीधा साम्यीकरण यानी इक्विलिब्रेशन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया साम्यीकरण यानी इक्विलिब्रेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वाइगोत्स्की की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को स्वीकार किया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारकों जैसे समाज, परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली व भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे यानी 8 नंबर, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है डैश इशारे व संकेतों से। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र खोज। ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग पाड़। ऑप्शन नंबर सी, कंडीशनिंग यानी उद्दीपन। ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग यानी अनुसरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्कैफोल्डिंग यानी पाड़। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तर्क क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है।
ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी नहीं होती है। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि के पाठ्यक्रम में लचीलापन होता है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता के विकास पर ध्यान किया जाता है। यह बच्चों को निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक न होकर स्वतंत्रात्मक प्रवृत्ति का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, टीचर कम्प्लीटली कंट्रोल्स द क्लास। ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल, यानी बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर सी, गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई। ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर डी, इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक। तो जो अपने बारे में या मानव अस्तित्व के बारे में सोचते हैं तो वो क्या होंगे, इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, हावर्ड गार्डनर ने सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिज्ञता होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का ऐसा कौशल सम्मिलित है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। अतः अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली डैश यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी यानी जेंडर भूमिका में लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर प्रासंगिकता जेंडर रिलेवेंस। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर स्टेबिलिटी यानी जेंडर स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे,
गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जिसके कारण यह माना जाता है कि लड़कियां कपड़ों, गहनों, बाल सजाने के तरीके, गुड़ियों के साथ खेलने आदि में रुचि लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी, एडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द क्लासरूम यानी कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे फटाक से। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना एक प्रभावी नीति होगी। इन विभिन्नताओं को एक शैक्षिक संसाधन और सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। कक्षा में विभिन्न जाति, आर्थिक स्थिति, लैंगिक संबंध, सांस्कृतिक विविधता तथा असमान आर्थिक विकास तथा शिक्षा की सुलभता आदि का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कक्षा में विविधता से तात्पर्य छात्रों में पाई जाने वाली असमानताओं से है। इन विविधताओं के महत्व को देखते हुए समावेशन पर बल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन डैश। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इज इम्पोर्टेंट टू असाइन रैंक्स टू द चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू मेरिट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस नीति में सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स यानी समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ऑप्शन नंबर सी, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या? कंसीडरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान रखना, यही क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी ज़रूरत है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के हम भेदभाव ना रखें, सभी को एक साथ एक अवसर दें, सभी को एक साथ बैठा करके पढ़ाएं, किसी के साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम उसको एक बोझ के रूप में ना लें, उसको संसाधन के रूप में लें शिक्षा कार्यशैली में। यही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? ऑप्शन नंबर ए, बी को डी के रूप में लिखना यानी 21 को 12। ऑप्शन नंबर बी, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि।
ऑप्शन नंबर सी बार बार स्वभाव बदलना। ऑप्शन नंबर डी अपमानजनक व्यवहार करना। इसका आंसर बी सही होगा। बी को डी के रूप में लिखना यानी 21 को 12 लिखना जैसा व्यवहार पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की पहचान है। पठन वैफल्य से विद्यार्थी की अक्षरों व शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। इनमें पढ़ना, लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। यह एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। पठन वैफल्य से ग्रस्त बालक अक्सर बोलने वाले और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन यानी अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ऑप्शन नंबर बी एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। ऑप्शन नंबर सी सूचना को याद रखने में चुनौती। ऑप्शन नंबर डी स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती के द्वारा की जा सकती है। स्वलीनता बालक के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करने वाला विकार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सुलभ अवसंरचना यानी इमारतें। फिर ऑप्शन नंबर बी सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का अलगाव तो कभी नहीं करना हम लोगों को। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, बायस्ड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स। ऑप्शन नंबर डी साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सुलभ अवसंरचना यानी इमारतें ऐसी और संरचना होनी चाहिए जिससे बालक विकलांग विद्यार्थी आ जा सके। बाकी जो थर्ड तीनों ऑप्शन है वो बेकार है। ना तो हमको अलगाव करना है, ना तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना है, ना तो सहानुभूति की ही उनको ज़रूरत है। उनको अवसर देने हैं और उनको सुविधाएं मुहैया करानी है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। ऑप्शन नंबर बी आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन नंबर सी उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। इसकी व्याख्या देखेंगे। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करने का अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर आगे देखेंगे। विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, बिल्कुल है, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा पाने और सीखने का अधिकार है, चाहे उनकी स्थिति, योग्यता और पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अधिगम द्वारा इन विविध प्रकृतियों वाले छात्रों को समायोजित करने पर बल देना चाहिए और उनके समायोजन से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ हों कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन नंबर डी प्रतिपादक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सामाजिक संरचनावादी। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व
चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित है कि अधिगम को सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका निर्माण अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सामाजिक संरचनावाद के अंतर्गत यह माना जाता है कि संस्कृति मन का एक घटक है और इसलिए संरचनाएं प्रदान करती हैं जो वास्तविकता के निर्माण को निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग यानी सार्थक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग यानी सार्थक अधिगम डैश। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या की प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। सार्थक अधिगम व्यक्तिगत अनुभव से ज्ञान संरचनाओं का सक्रिय निर्माण है। जब सार्थक अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, मौजूदा अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। यह सीखने वाले की क्षमता पर बल देता है तथा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोणों का अधिग्रहण भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समझ पर जोर। ऑप्शन नंबर सेकंड, योगात्मक मूल्यांकन। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम में वृद्धि। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, इनके लिए वकालत नहीं की गई है। इसका व्याख्या देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की वकालत नहीं की गई है, बल्कि इसके विपरीत सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में लचीलापन, प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के उपयोग पर जोर तथा संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है। इस नीति के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति नैतिक मूल्य का आधार हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना यानी महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना यानी परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना यानी परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लक्ष्य उन्मुखीकरण अभिविन्यास सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के कारणों या उद्देश्यों को संदर्भित करता है और उपलब्ध स्थितियों तक पहुंचने और प्रतिक्रिया करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करता है। दो सबसे बुनियादी लक्ष्य अभिविन्यास हैं, महारत और प्रदर्शन लक्ष्य।
महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य ज्ञान, कौशल और सीखने में सुधार के प्रयासों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन ए, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, इंड्यूस द फियर ऑफ एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन यानी रट कर याद करने पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी, इनकैरेज पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना। इसकी व्याख्या देखेंगे, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा कितनी शीघ्रता से या कितनी अच्छी प्रकार में सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो बालक को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। ऑप्शन नंबर बी, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हों। ऑप्शन नंबर सी, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। किसी भी ऑप्शन में जब अवसर की बात आ जाए तो वही ऑप्शन आपको मोस्टली सही होगा, यानी कि हमको क्या करना है, विद्यार्थियों को अवसर देने हैं, उन पे पाबंदी नहीं लगानी किसी भी चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी, डिस्कशन एंड डायलॉग यानी चर्चा और संवाद। ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी वेधन और अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी, पनिशमेंट यानी दंड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, चर्चा और संवाद, जो कि सीधा सा आंसर एकदम क्लियर रखा हुआ था। ऑप्शन नंबर 28 देखेंगे, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, क्षमता को कोई स्थान स्थायी मानने की धारणा, यानी क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। ऑप्शन नंबर बी, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन नंबर डी, हीनता की भावना, यानी सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी एमंग स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की अवधारणा को सक्रिय करना चाहिए। एक प्रभावी अधिगम प्रक्रिया तब होती है जब शिक्षिका विद्यार्थियों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये तो सीधा सा बाह्य प्रेरणा का है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं, यानी यही ऑप्शन आपको बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
के डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी शोषित शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सहयोग और वृद्धि, यानी अगर हम सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से वृद्धि, विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। अगर सामाजिक सहयोग से किया जाए शिक्षण तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। सभी कर्मयोगियों को एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। हमने आज 8 जनवरी 2022 का सेट किया है। आप सभी को मैं रेगुलर बेसिस पर डे बाय डे के जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे वो प्रोवाइड कराऊंगा। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद, क्योंकि हम बीच में बार बार ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।